कि अब ये सिर्फ चार्ट्स वाला खेल नहीं रहा है यहाँ पे। आप यकीन मानेंगे अक्टूबर के अंदर एसआईपी कितना हिट की है इंडियन मार्केट के अंदर? 13,000 करोड़। एक कहावत है कि बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते और मारवाड़ी के बच्चे को शेयर मार्केट में काम करना नहीं सिखाते। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ चेजिंग अल्फा। एंड आज हमारे साथ है सेबी रजिस्टर्ड आरए मिस्टर पंकज जानकर। पंकज सर पिछले 18 साल से इस मार्केट में एक्सपीरियंस है और प्रॉफिटेबल भी हैं। साथ में उन्होंने मार्केट के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एंड रिसेंटली ही वाज अ विनर लास्ट मंथ में। ही वाज अ विनर सीएनबीसी आवाज़ का टीवी शो आता है खिलाड़ी नंबर उसमें। तो सर कैसा लग रहा है आपको हमारे टीवी शो पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। वेलकम टू पूछने ही क्या है। वेलकम टू चेजिंग एल्फा एंड वेलकम टू दिल्ली। आप सर पहली बार दिल्ली आए हैं, शायद दूसरी बार आए हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या सर डिफरेंस फील हो रहा है आपको दिल्ली और आपके पुणे में? दिल्ली दिल वालों की है और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं पहली बार आया हूँ। मैं इसके पहले आया तो बहुत बार हूँ लेकिन रहने का कभी मौका नहीं मिला। सुबह आ जाता था और शाम में तुरंत चले ही जाता था। पर्टिकुलर एक जगह पे ही जाना होता था, कुछ पर्सनल काम की वजह से आते थे और तुरंत ही निकल जाते थे। लेकिन इस बार जो आया हूँ ख़ास तौर पे ये बोलूँगा कि सेबी रजिस्टर्ड होने के बाद में ये मेरी पहली विज़िट है। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उसमें स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, मान लीजिए कि दिल्ली से ज़्यादा है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि दिल्ली दिल वालों की है। तो दिल वालों में मैं पहली बार आया हूँ। काफ़ी सारे प्लान्स हैं, प्री ऑक्यूपाइड हूँ, काफ़ी सारे स्केड्यूल बना के आया हूँ। तो देखते हैं अभी 2-3 दिन में जितना रैप अप करने की कोशिश होगी उतना करेंगे। आपका शो का इनविटेशन आया तो मैं सोचा कि ये शो तो ज़रूर करना चाहिए, इसको मिस कैसे करें। आपके बोर्ड पे हैं और इंडिया क्लान के साथ में अभी जुड़े हुए हैं, तो फोर्सफुली काम करना है वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के और आप लोगों का इतना वार्म वेलकम देख के। तो ज़रूर बढ़िया काम करेंगे और आपकी कम्युनिटी में जो हेल्प बन सकती है अपने से बिल्कुल करेंगे। मैंने आपको मतलब उस पर क्लाइंट लोन पे जब देखा था, सबके ऐसे होते थे 1% 2% रिटर्न उसमें, और आपका वीकली क्वेश्चन था 10 के अराउंड था सर। वो मतलब इस टाइम पे इस मार्केट कंडीशन में जब लोग स्टॉप लॉस से परेशान है कि उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मतलब ऐसे क्या स्ट्रेटेजी या फिर ऐसे क्या फॉलो कर रहे हैं कि आपका अभी तक उस वीक या फिर अभी अभी तक भी आपका मंथली रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है? एक्चुअली जब मैं ये शो पे गया, अभी आप जिस शो की बात कर रहे हो वो सीएनबीसी का एक गेम शो है और जिसके अंदर रियल पैसा लगता है क्लाइंट लोगों का या फिर जो भी काम करते हैं उनका। ये सितंबर की बात है। सितंबर के 3rd वीक में मैंने खेला और 3rd वीक में मैं मतलब कांटे की टक्कर में मेरा पहला नंबर चुना गया वहाँ पे। और परसेंटेज वाइज मैं देखूँ तो हार्डली 1% 1.5% से मैं ऊपर था। और अल्टीमेटली विनर इज़ विनर, जो जिसका परसेंटेज 0.1% से भी ज़्यादा है तो वो विनर ही रहेगा। लेकिन वो बहुत कांटे की टक्कर थी। मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब भी मैं वो शो किया हूँ कुछ ना कुछ बैंकिंग के इवेंट्स निकले ही है। मतलब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की एक सरप्राइज़ मीटिंग थी दूसरे ही हफ्ते में। मतलब जो मंथली जो खेला, तीसरे हफ्ते के बाद में तुरंत मौका मिला कि इसमें होता क्या है कि पहला वीक, दूसरा वीक और तीसरे वीक के जो विनर हैं वो चौथे वीक में खेलते हैं। तो एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी की कोई एक सरप्राइज मीट थी, तो वो इवेंट था। फिर देखा जाए तो यूएस मार्केट का बैंकिंग से रिलेटेड कोई एक इवेंट था जो फेड का इंटरेस्ट रेट से लेकर बातें चल रही थी कि बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा ये फर्म मानना था कि वो कोई अब ज़्यादा एग्रेसिवली जाने वाले नहीं हैं, बहुत हॉकिश स्टांस रखने वाले नहीं हैं। तो
चार्ट्स के ऊपर क्या है कि नॉर्मली समझ में आ जाता है कि समथिंग इज़ कुकिंग बिहाइंड द कर्टल। ये चीज़ का डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है कि पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, राइट। तो कुछ उतल पुतल समझ में आ रही थी और चीज़ें मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसके फेवर में चली गई। जो और दो लोग जो मेरे साथ में जो दो एक्सपर्ट्स खेले थे वो भी बहुत बढ़िया ही खेले थे वहाँ पे, लेकिन मान लो कि वो 2 दिन उनके नहीं थे और वो मेरे थे। तो स्ट्रैटेजी की आप जैसे आपने बात करी कि मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। गेम शो की अगर बात करेंगे तो वो गेम शो जीतने के लिए काम करना है अपने को, ताकि सिंपल है कि मैं एक स्टैंड अलोन मेरा खुद का इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी मैं चलाता हूँ इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के नाम से, और मेरा ये सारा काम जो होता है वो पुणे से ऑपरेट होता है। तो मेरे को गेम शो जीतना है और मेरी एक्सपर्टीज़ लोगों को पता चलनी है ताकि मैं उनको अच्छे से सर्व कर सकूं एंड जिससे मेरा ब्रेड बटर भी चल सके। अब स्ट्रेटेजी की बात आई तो सिंपल है कि मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ। दूसरी बात है कि मैं, आप देखिए कि जो भी ट्रेड्स मैंने वो शोज़ के दौरान दिए हैं तो वो स्विंग थे। इंट्राडे का पर्सपेक्टिव तो रहता ही रहता है, प्लस स्विंग है। लिमिटेड 5 दिन के अंदर रिजल्ट डिलीवर करने होते हैं हमको, तो वो 5 दिन के जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए काम करना होता है। बट मेरा अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें काम करने का वहाँ पर, तो मैं खुले दिल से बोलता था कि हो सकता है कि अगर मैं कोई स्टॉक आज रिकमेंड करूं तो उसको 8 दिन 10 दिन और आगे भी अगर आप कैरी करते हैं तो उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। मैं मिसाल के तौर पर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिस शो में पहली बार मैंने डे फर्स्ट को मेट्रो ब्रांड्स का मैंने कॉल दिया हुआ था, मुझे लगता है कि वो लगभग 810 820 की रेंज में मैंने कुछ उसको रिकमेंड किया हुआ था, जिसका मैंने इवेंचुअल टारगेट दिया था 930 का। लेकिन डे फर्स्ट में मैंने बताया था वहाँ पे कि ये सिर्फ इसी दिन के लिए नहीं है या इसी वीक के लिए नहीं है, हो सकता है कि इसको आप कैरी करिए और टारगेट के लिए वेट करना होगा। गेम शो के लिए मैंने वो थोड़ा सा जल्दी मैंने उसको रैप अप कर लिया या उसके अंदर प्रॉफिट बांध लिया मैंने। पर आप अगर 5 दिन का अगर मार्केट देखते हैं वो, तो मैं तो 10 दिन की बात कर रहा था, 5th डे में ही मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। तो इस तरीके के मैं स्विंग ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर एक मतलब मैं एक सिंपल मेरी स्ट्रेटेजी रिवील कर देता हूँ आपके सामने, आपके सारे दर्शकों के सामने, कि 3 चीज़ों के ऊपर जो लोग टेक्निकली देखते हैं, जो टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं कि टेक्निकली क्या देखना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप सिंगल कैंडल देख रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप टाइम फ्रेम, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या स्टडीज़ आप डिप्लॉय कर रहे हो, वॉल्यूम और बाकी सारी चीज़ों को निकाल भी देते हो, और अगर सिंगल कैंडल आप देखते हो तो आई बिलीव कि मारूबोजू देखना चाहिए वहाँ पे, जो कि एक डोमिनेंट कैंडल है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि ना कोई शेडो होती है, ना कोई अपर शेडो है, ना लोअर शेडो है। अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मारूबोजू बनती है तो डेफिनेटली वॉल्यूम है तभी मारूबोजू बनता है। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि इनगल्फिंग वाला पैटर्न होना चाहिए, लेकिन इनगल्फिंग अगर पियर्सिंग में होती है, मान लो एक कैंडल पूरी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, मान लो उसके अंदर शेडो है, अपर शेडो है, लोअर शेडो है, जो भी है, लेकिन अगर वो इनगल्फ हो रही है अकेली पूरी कैंडल के साथ में, तो मैं मेरा कन्विक्शन 60% 65% के आसपास समझता हूँ। लेकिन वो अगर पियर्सिंग में जाती है, पहली एक कैंडल बनती है, उससे आधा क्रॉस कर लेती है और दूसरी कैंडल और उसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मेरे को लगता है कि इसके लिए एक सिग्निफिकेंट टाइम मिल जाता है ट्रेड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसके अंदर एकदम ऐसे जंपिंग वाले ट्रेड्स नहीं आते ना, तो हाँ, तो वेट हो जाता है। तो इनगल्फ होना चाहिए लेकिन पियर्सिंग में होना चाहिए, ये दूसरा है। और तीसरा है बिल्कुल सिंपल, मतलब आप तो हंसोगे कि 3 वाइट सोल्जर्स हैं, वो देख लेते हैं तो प्राइस एक्शन का बेसिक रूल ही कंप्लीट वहाँ हो जाता है। तो ये चीज़ों को देखते हैं। फिर जो भी स्टडीज़ लगानी है वो प्रोफेशनल है, जो मैं पढ़ाता हूँ, जिसके मैं पैसे चार्ज करता हूँ, जिससे लोग मेरे से सीखते हैं
और अपना सेटअप लगाते हैं। तो इस तरीके के सिंपल है, कोई बॉलिंजर बैंड है, पर बॉलिंजर बैंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा मैं कुछ अलग डेविएशंस लगाता हूँ और उसकी बैक टेस्टिंग मेरी खुद की है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बैक टेस्टिंग और मैं जो कर रहा हूँ इतने सालों से, आप जो कर रहे हैं इतने सालों से, रिजल्ट आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं। बट क्या इतना सिंपल रख के, जो जितना आपने बताया है, इतना सिंपल रख के क्या प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? क्योंकि जी जितना मैंने देखा है अभी, जितना मैंने देखा है अभी कि लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर 2 3 4 5 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं यार ये होगा तो ऐसे लेंगे, ऐसे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो इतना सिंपल रख के प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? सवाल तो बिल्कुल आपका जायज़ है ये पूछना कि इतना सिंपल रख के ये बन सकता है क्या। देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, लेकिन ट्रेडिंग का एक साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा लेना देना है कि आप कौन से साइकोलॉजी के साथ में काम कर रहे हो। अभी होता क्या है कि पहले मैं दूसरी बात बताऊंगा और फिर जब जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए मैं आऊँगा सामने। मान लो कोई ट्रेडर है, वो ऑप्शन में काम कर रहा है, राइट, और कैपिटल की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे इतना पैसा है कि वो 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट में काम आराम से कर सकता है, और पैसा खो भी जाता है उनका, तब भी वो उतनी पेस कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन डर के मारे जो पहले 5 लॉट में काम करता है तो पैसा टूटा हुआ रहता है, या पैसा बनता भी है तो थोड़ा बनता है, क्यों तो साइकोलॉजी ऐसी है कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा है तो पैसा बनता समय भी वैसे दिखता है, और टूटते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट बहुत टूट ज़्यादा रहा है, गिर रहा है। और फास्ट टूट रहा है वो। तो ये गिरने में थोड़ा सा साइकोलॉजी हैमर हो जाता है वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ट्रेडिंग का स्टैंडर्ड, एक डिसिप्लिन वाला स्टैंडर्ड आप मेंटेन करो वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप 5 लॉट की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो तो गो विद द 5 लॉट्स। अगर आपको लगता है कि आप 3 लॉट की कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकते हो, 2 लॉट की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, 1 लॉट की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, ताकि कल चल के आपको रिजल्ट समझ में आए। एट द एंड ऑफ 1 मंथ आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि ये सिंपल स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है क्या। देखो ये प्रोबेबिलिटी की बात है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई आदमी अगर कोई स्टॉक बेच रहा है तो वो पैसा बनाने के लिए बेच रहा है, राइट, और कोई आदमी स्टॉक खरीद रहा है तो वो भी पैसा बनाने के लिए ही खरीद रहा है। तो दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं ज़िम्मेदारी के साथ में ये बात बोलना चाहूँगा कि सिंपल इंडिकेटर्स साथ में डेटा का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है कि देखिए हर छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, कोई भी ब्रोकरेज हाउसेस है, वो आपको आसानी से ट्रेडिंग टूल्स दे रहे हैं, चार्ट्स आपको इजीली मिल रहे हैं, फ्री में चार्ट्स मिल रहे हैं, फ्री में उनके इंडिकेटर्स यूज़ करने मिल रहे हैं। बॉलिंजर बैंड अगर किसी को पूछेंगे तो बच्चा बोल देगा कि सर 20/2 का डेविएशन है। अरे भाई डेविएशन क्या होता है ये तो बता पहले, मतलब 20/2 का डेविएशन है, ये पढ़ा है, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये समझना ज़रूरी है। ये कब समझ सकता है, जब वो कन्विक्शन के साथ में वो चीज़ समझकर उसके ऊपर पैसा बनाता है, और जब पैसा बनता है तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि मुझे लगता है, या आपको भी लगेगा, या किसी से भी पूछ लेना, रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशो है वो मेंटेन होना चाहिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम 100 डेज़ का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तब जाके आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हम लोग कितने पानी में हैं। आपका स्ट्रैटेजी कितना है? पिछले 100 दिन का अपना रिकॉर्ड निकालना है। आप 2 लॉट की कंसिस्टेंसी के साथ में 100 दिन अगर काम कर रहे हो, छुट्टियां गिन लो उसके अंदर, तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि 80 to 85 सेशंस हो जाएंगे उसके अंदर। 80 तो कंजर्वेटिव वे से भी चले जाएंगे तो 80 सेशंस तो आराम से मिल जाते हैं उसमें। तो 80 सेशंस के अंदर 1:2 का कन्विक्शन अगर रखते हैं, या 1:, ऑप्शन के अंदर 1:1.5 का भी रखते हैं,
जो कि नेकेड बाइंग में है। तो उसमें भी अगर 70-30 का भी अगर हम लोग रेशो लगा कर देखते हैं तो 70-30, 30 लॉस वाला है और 30 फ़ायदे वाला है, सॉरी 70 फ़ायदे वाला है। तो उसके अंदर के 15 जो है 15% ये 30 को कवर कर लेते हैं और 55% का नेट रेवेन्यू अपने घर में रहता है। अगर मान लो आप 20 पॉइंट के लिए काम कर रहे हो तो 55 ट्रेड्स के पीछे आपको लंबा पैसा मिल रहा है। उसको आप है ना आपके ऑप्शन की जो लॉट साइज़ है उससे मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल सी द मैजिक। जो कंपाउंडेड रेवेन्यू मिलना चाहिए वो उस तरीके से वहाँ पे मिलेगा आपको। ये है। अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि जब आप ट्रेड शो में गए तो आप मतलब कोई फेड की पॉलिसी है आपने उसको इंटरप्रेट किया कितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी यार सबने ट्राई किया है कि फेड की पॉलिसी बैठ के देखने वो क्या बोल रहे हैं, या फिर अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं तो उनकी बात सुने और उसका कैसे मार्केट पे रिएक्शन होगा, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना या फिर देखना कि जो बोल रहे हैं, जो वो कैंडल बनी थी सीतारमन कैंडल, वो किसी को नहीं आइडिया थी, बट बहुत लोगों ने पैसे कमाए उसमें भी। तो कितना मुश्किल है किसी भी मतलब ऐसे फंडामेंटल इवेंट को इंटरप्रेट करना किसी लेवल के लिए, रिटेलर के लिए। देखिए ये एक बात आप बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आप अगर फेड की पॉलिसी रात में 1:30 बजे तक 2 बजे तक बैठ के देख भी लो तो क्या ही कर लोगे आप मार्केट का दूसरे दिन। वो खुलना है, अपनी मस्ती में खुलना है मार्केट को, कि अगर गैप अप होना है तो गैप अप होगा, गैप डाउन होना है तो गैप डाउन होगा। जो रिलेवेंस आना चाहिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों तो आप सिर्फ देख सकते हो और देखने के बाद में कुछ ही नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मार्केट जैसे ही खुलता है, जो नी जर्क रिएक्शन देता है ना मार्केट इवेंट वाले दिनों में, उसको सहने की कैपेसिटी कोई भी आम ट्रेडर के अंदर यूजुअली होती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे काम करने के लिए जो ट्रेड्स आप ले रहे हो उसका लीवरेज कम हो जाना चाहिए इन डेज पे, ये पर्टिकुलर डेज पे। अब मैंने जो इवेंट पे काम किया था वो फेड की पॉलिसी का इवेंट था और दूसरा अपना एमपीसी का सडन सरप्राइज मीट भी था। कोइंसिडेंटली वैसे कुछ हुआ नहीं जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, और मैं ये मान रहा था कि पिछले 3 जो स्टेजेस हुए उनके तो वो बहुत हॉकिश थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी रिलीफ देना बनता है। और दूसरी बात है कि जो मिड इलेक्शंस थे यूएस के, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो सारे फेड की पॉलिसीज थी ये सारी बैंकिंग को कम और पॉलिटिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा गौर किया रहेगा तो मेरी ये बात को ज़रूर हाईलाइट करना है यहाँ पर। देखिए इंडियन मार्केट्स के अंदर भी कोविड के बाद में जो बैंकों की पोजीशन हुई है, देखिए मैं फंडामेंटल तो हूँ नहीं एनालिस्ट, लेकिन एक बात तो मैं सीधा समझ रहा हूँ। देखो आप सीआरआर बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, मतलब होम लोन की किस्तें बढ़ गई है। आप अगर यूजुअली जो 11% में जो लोन मिल रहा था आप 13% पे कर रहे हो उसको। लेकिन आप अगर एक बात का अगर ध्यान रखते हो वहाँ पे कि आप अगर डिपॉजिट लेके गए हो बैंक में तो डिपॉजिट के ऊपर कभी आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देने की बात नहीं हुई है। तो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिक ये है कि सीधा सीधा बैंकिंग को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी की जो उछाल है ये कंसिडर की हुई थी यहाँ पे। सोचता नहीं है, जब आदमी ट्रेडिंग वाले जोन में होता है ना वो इवेंट्स के ऊपर ध्यान देता है, ये है वो है। और लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, ये आज बढ़ रही जो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो आज बढ़ रही है उसके पीछे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तब जाके आज आपको दिख रहा है नहीं ये HDFC बैंक का मर्जर वाली बात आ गई। और उस दिन जिस दिन HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के वेटेज वाली बात आई थी, मैं लाइव शो में था नेशनल टीवी के, तो उस दौरान एंकर ने मुझसे पूछा था कि आपको HDFC और HDFC बैंक में क्या अच्छा लगता है। मुझे पता है कि उस दिन HDFC बैंक जब मैं बोल रहा था 11:12 की बात रही, 11:15 के आसपास वाली बात रहेगी, ब्रेक टाइम था, लेकिन उन्होंने शायद वो ब्रेक थोड़ा सा देरी से लिया। उस दिन 1580 रेट चल रहा था HDFC बैंक का। और जब शो के दौरान में दूसरे गेस्ट से जब वो
HDFC मर्जर की जो बात चल रही थी, उसके वेटेज की बात चल रही थी, तब मैं ये चार्ट्स निकाल के देख ही रहा था। हालांकि ये मेरे लिए बिल्कुल बाउंसर वाला सवाल था कि अचानक से पूछा गया हुआ था। तो उसी दिन मैंने बोला कि मुझे HDFC बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों तो ये स्टोरी मेरे पीछे कहीं ना कहीं बिल्ट हो चुकी थी। और दिस इज़ माई फुल टाइम बिजनेस, ये मेरा बिज़नेस है, मैं लोगों को उसके लिए गाइड करता हूँ। कोई ये नहीं पूछता है कि इसका लॉजिक क्या है, जो पूछता है तो उनको हम लोगों को बताने के लिए बहुत आनंद है। लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में पूछेंगे तो वो भी बताना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है। बट इसका एक यही रीज़न है कि ये मर्जर वाली चीज़ें फिर मिल के आ गई, साथ में बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें होने लगी और बैंकिंग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया और बन गया पैसा लोगों का। हम लोगों ने भी मतलब मेरे काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने बहुत बढ़िया वाला पैसा बनाया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो अभी हम ये अभी करंट इवेंट की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू स्टार्ट? क्या जब आप कॉलेज के बाद जब भी, क्या आप हमेशा से ट्रेडर बनना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने ट्रेडिंग चूज करी है? देखिए, एक कहावत है कि बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते और मारवाड़ी के बच्चे को शेयर मार्केट में काम करना नहीं सिखाते। तो मैं पला बड़ा मारवाड़ी फैमिली में हूँ और ये चीज़ें हमारे जीन्स में हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी पूरी फैमिली एक बिजनेसमैन है और हम दोनों भाई, मतलब मैं, मेरे इमीडिएट बड़े भाई हैं, हम दोनों ने मिलके ये काम शुरू किया और सबसे बड़े वाले भाई है वो भी बिज़नेस में ही थे। मैं जिस शॉप में बैठता था उसके ऊपर किसी का स्टॉक मार्केट का काम चलता था। तो किसी दोस्त ने आया, वो टाइम पे क्या है, वो कैश लेके भी काम होता था, वो डीमैट अकाउंट खोलना ही है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता था, किसी के भी खाते में काम होता था। तो कोई जाके आया, बोला कि जी के शेयर्स ले रहा हूँ मैं, तेरे को लेना है क्या? मेरे भाई से पूछा, हालांकि मेरे को कोई इसका मतलब थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। आपकी एज कितनी उस टाइम? मैं हार्डली 21 साल का था, मैं 21-22 साल का, आज से 18-19 साल पहले की बात है। इन 2003-2004 की बात रहेगी बहुत। तो वो 10 से 15 मिनट में नीचे आया और 6,000 रुपये का घाटा हो गया बोल के 3,000 रुपये लेके गया भाई से, आधा तेरा आधा मेरा। तो मैं बोला कि ऐसे जाते हैं तो आते भी होंगे, तो मैं काम छोड़ के मैं वो शेयर मार्केट के वहाँ ऑफिस में चला गया। तो मुझे थोड़ा सा अटपटी लगी चीज़ें, लेकिन मैं काम करना चाह रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से मैंने जो मार्केट के अंदर पाँव रखा तो 8 साल 9 साल तक कॉन्जिक्यूटिव हर साल लॉस ही बनाता रहा मैं, जिसका रियलाइजेशन मेरे को 7-8 साल के बाद में हुआ कि ये मार्केट के अंदर अगर मैं पैसा गंवा रहा हूँ तो कोई ना कोई तो पैसा बना रहा है ना। तो ये पैसा बनाने वाली विंग में मेरे को बैठना है। तब मैं जानकार लोगों से बात करना शुरू किया। काफ़ी स्ट्रगल हुआ मेरे को समझने में चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। जब मैं सीखने की कोशिश कर रहा था तो एज़ यूजुअल पढ़ाई करने की कभी आदत नहीं रही, तो सो जाते थे। एकेडमिक्स में अच्छे थे, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है तो ये नहीं होता है, ये चीज़ सीखनी है तो ये ऐसे नहीं है, ये दिल से निकलनी चाहिए। पर लॉस इतना भयंकर वाले हो गए, अगर वो टाइम पे अगर साल को अगर 5-7 लाख रुपए का भी अगर घाटा हो रहा है अपना, तो ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। मतलब इन 2005, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक मतलब 11 तक हम लोग हर साल घर से पैसा देते थे। मीनवाइल हम लोगों ने एक बड़े कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी, उसके साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया था। तो उसमें वही करते थे, अगर निफ्टी बढ़ना है तो कॉल बढ़ेगा और निफ्टी टूटती है तो पुट बढ़ेगा। ये तरीके का हमारा एनालिसिस हुआ करता था और उसके अंदर ही मेजर पैसा हम लोगों का। फिर आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें समझ में आई कि ग्रिक्स के ऊपर ये ऑप्शन चलते हैं, उसको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को 8-9 साल के बाद में हम लोगों ने थोड़ा ऑन सीरियस फ्रंट काम शुरू किया। 1.5 से 2 साल तक उसके बाद में हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की
और ये 15-16 साल के जो मेरा 16-17 साल का जो करियर है स्टॉक मार्केट का या एक्सपीरियंस है, उसमें हम लोगों ने सारे लोअर सर्किट भी देखे मार्केट के और सारे अपर सर्किट भी इन्हीं आंखों से देखे हैं। और वो सर्किट की बदौलत ही है कि जो मेरे को चश्मा लग गया है। तो ये वाली चीज़ें थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीखे और ये बात बोलते हुए बड़ा गर्व भी है कि जितना पैसा खोया उससे ज़्यादा पैसा बनाया। और आज भी कंटिन्यूअसली जैसे हर साल नुकसान देखते थे, आज ऐसी बात नहीं है कि कोई दिन नुकसान नहीं लगता है, नुकसान तो लगता ही है। कभी कभी प्रिडिक्शंस एनालिसिस गलत भी हो सकती है, तो नुकसान भी लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करते हो आप पूरे साल का, तो अच्छा खासा पैसा हम भी बना के लेके जाते हैं इसमें से। कभी आपने बैठ के कैलकुलेट करा है कि कितने लॉसेस हुए हैं अभी तक आपने, अगर और मतलब अगर रफ एस्टिमेट भी लगाया कि 2003-04 से ट्रेड करते हुए 2011 तक जो आपने लॉसेस करे कितने, मतलब कितना हो सकता है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो भी नया, देखिए लगभग 7-8 लाख 9 लाख रुपए के आसपास दलाली मिलती थी, ब्रोकरेज से रेवेन्यू मिलता था तभी मिलता, हम लोगों को। ओके, हालांकि ये रेवेन्यू जाकर पापा से और 2-3 लाख रुपए लेने की नौबत आती थी हर साल कि पैसा गया है। अगर 8 साल में अगर मान लो हर साल ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपया टूटा है, तो करीब करीब बड़ा मोटा पैसा हम लोगों ने खोया। तो उस टाइम घर पे सिचुएशन क्या थी कि घर वालों को टेंशन ही होती थी कि कर क्या रहा है, हमारा बिजनेस है तो उसमें क्यों नहीं आ जाता है इस टाइम? क्या है कि पापा हमेशा एक ब्लाइंड फेथ रखे हुए हैं हम पे कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और जो चीज़ चल रही है वो चीज़ अच्छे से चल रही है। फिर आप जैसे दोस्त हैं, अगर कभी तकलीफ़ आ गई तो उधार ले लेते थे, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती थी वहाँ पे। पर एक दिन तो कवर ब्लोन होना था, तो वो हो गया, सरेंडर हो गए कि ऐसे ऐसे इस तरीके से लॉसेस हुए हैं। हाँ, इस तरीके के लॉसेस हुए हैं। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ कि फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और कोई मतलब नाराज़गी वाली भी बात नहीं थी। लेकिन जो व्यापार की तरीके से करना होता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए थे। तो हम लोगों को समझाया गया अच्छे से और कमिटमेंट मांगी गई कि ये बिज़नेस करना है या नहीं करना है। करना है तो उसके रीज़न्स बताओ कि अब क्यों करना है। तो समहाउ हम लोग मैनेज कर लिए वो पापा को, बड़े पापा को कन्विंस करने। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था, हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी। 50 लोगों का खाना इकट्ठा पकता था। अच्छा, मतलब दादी से पूछ के, बड़े पापा से पूछ के, मेरे फादर सबसे छोटे हैं घर में, उनके भाइयों में, तो सभी से एक परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि मतलब अनकहा रूल है वो कि बड़े पापा से पूछना है, सबसे कंसर्न करना है। और रेवेन्यू 1-2 बिज़नेस फर्म से आता है तो वो सारे लोगों का है, तो उसको हम आंधे की जैसा पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन घर से अपने को सपोर्ट मिला काफ़ी अच्छा और बाय गॉड ग्रेस उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज जो कुछ मुकाम पे है उन्हीं की बदौलत है। और मोटिवेशन आज भी वही मिलता है। आज वो लोग जब मेरे को टीवी पे देखते हैं, नेशनल टीवी पे देखते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हुए देखते हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, अभी कुछ बुरे दिन का साया था तो वो हट गया, अब अच्छा समय भी शुरू हुआ है। और इसके बाद में भगवान से एक ही चीज़ मांगता हूँ मैं कि भगवान तू जैसे भी रखना है रख ले, लेकिन मेरी जो बुद्धि है, जो दिमाग है अपना, उसको शाबित रखना, ताकि मैं इसकी बदौलत तो मैं मेरा काम, खर्चा पानी अपना चला सकूं। तो और स्टॉक मार्केट के अंदर तो क्या है कि दिस इज़ माय फर्स्ट लॉ। तो दिन रात सुबह शाम मेरे को सिर्फ चार्ट्स दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखते। ये ट्रेडर्स को पता नहीं क्यों ट्रेड जो ट्रेड करता है उसको भी ये सबके लिए प्रॉब्लम है। मैं सभी के लिए एक बात भी बोलना चाहूँगा, आप ही आपके चैनल के ज़रिए भी बोलना चाहूँगा कि अब ये सिर्फ चार्ट्स वाला खेल नहीं रहा है। यहाँ पे चार्ट्स, आपको पता है क्या ये चार्ट्स की स्टोरी क्या है? नॉर्मल ये कैंडल स्टिक्स जो सब लोग देखते हैं, आपको पता है कुछ इसके बारे में? जापानीज, ये जापानीज कैंडल, हाँ जापानीज कैंडल है, लेकिन क्या है ये, किसी को कोई आइडिया है क्या? नहीं ना।
मतलब ऑनेस्टली बताइए, ये कैमरा शुरू है और आप मेरे को बोल रहे हो कि नहीं पता। मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ 2 मिनट की। 17th की सेंचुरी में जापान के अंदर एक राइस फार्मर्स हुआ करते थे वहाँ के। तो उन लोगों ने ये जापानीज़ कैंडल की ये थ्योरी इन्वेंट करी हुई थी कि उनका प्रोडक्शन हुआ कितना है, वो मंडी में गया कितना है, मंडी में कौन से दिन कितने कितने लोगों ने ये माल लिया है, कौन सा टाइम आने के बाद में इसके अंदर गिरावट आई है, कौन सा टाइम उसके अंदर ऊपर आने के बाद में इसमें उछाल आया है। तो ये एक कैंडल बनाते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि एक एक दिन का कैंडल बनाया। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि ये आपको 1 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये थ्योरी उन्होंने तब डेवलप करी थी इन 70s, 1716, 18, 20 के रेंज में। तो आने वाले कुछ समय के बाद में जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो ये थ्योरी लेके आए वो। ये थ्योरी सक्सेस हुई तो उसके अंदर फिर अलग अलग पैरामीटर्स आना शुरू हो गए। आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बोलिंजर बैंड जिन लोगों का इन्वेंशन किया है, जिन लोगों ने किया है और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वो बैंड बनाने में अपनी बैंड बजा के ली, और हम जैसे लोगों को, जो एनालिस्ट लोगों को इतना बड़ा अच्छा बढ़िया टूल दिया उन्होंने, वो आज भी ज़िंदा है। यूएस पे जी जी, अभी बहुत एज है, हाँ अभी काफ़ी एज है उनकी, बट कभी अगर मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। कुछ मैं बुक्स मैं आज आया हूँ तो कुछ PDF है मेरे पास में उसका, तो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो कि आप सारे दर्शकों को वो इक्विनॉक्स की तरफ से और इंडिया क्लाइंट कोलैबोरेशन की तरफ से वो फ्री में देंगे। तो उसका कोई पैसा हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, क्यों तो वो किसी और की लिखी हुई बुक है। सिर्फ लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि सीरियस ट्रेडर है या जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काम आएगा वो। तो ये उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी थी कि राइस फार्मर्स जो थे उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, फिर चीज़ें आई अलग अलग, फिर बार्स आए, हेकेनेशी आया, फिर वो डॉट्स आए, लाइंस आई। सबसे बेसिक तो लाइंस ही थी, तो फिर उसके बाद में फिर कैंडल्स आई। तो ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन मैं मेरी जो मास्टरी समझता हूँ तो वो सिर्फ जापानीज़ कैंडल में। मैं हेकेनेशी देखता नहीं हूँ, बार्स देखता नहीं हूँ, समझता पूरा है, लेकिन जो मास्टरी मिलती है वो जापानीज़ कैंडल से ही मिलती है। बिल्कुल सर। जो अभी आपने अपना पीरियड बताया हुआ 2003 से 2010, वो 7-8 साल आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था? एज इन मैं ये मतलब एज इन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेड करते हैं, जो भी नया बंदा आ रहा है वो ट्रेड करता है, स्टार्टिंग में लॉस लेता है, फिर मार्केट छोड़ के चला जाता है कि यार मार्केट बायस्ड है, मार्केट से लोग पैसे नहीं कमाते हैं, सिर्फ 2 लोग पैसे कमाते हैं, बाकी सब कमाते हैं। तो आपने उस 7-8 साल अपने आपको कैसे कन्विंस करके रखा कि यार मुझे यही चीज़ करनी है, या फिर ऐसा क्या चीज़ थी कि आपको ऑब्वियसली घर से आपका सपोर्ट था, बट और आपके अंदर से भी क्या था कि आपने कभी गिव अप नहीं किया उस चीज़ को, मार्केट को? नहीं देखिए, मार्केट को गिव अप करने का कोई कारण ही नहीं था, ऐसा कोई रीज़न कि मार्केट को गिव अप करूं। किंतु जब फैमिली से एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, अच्छा खासा मोटिवेशन मिला है। पर मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूं कि 1.5 साल का एक फ़ेज़ ऐसा था इन 2013, मतलब 2012 के बाद में 13 और 14 का कुछ समय ऐसा था कि मैं डाइवर्सिफिकेशन में चला गया, कोई और बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हो गया, वहाँ पे भी मैं बुरी तरीके से पिट गया। तो बैंक का कर्जा था मेरे ऊपर, वो पैसा हम लोगों ने चुका दिया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पैशन है वो पैशन को सर्व करना चाहिए, और जो बिज़नेस मैं इतने सालों से करता आया हूँ उसको सीरियस टाइम देना चाहिए। देखिए मेरी बात को नोट करना है कि ये सीरियस होना चाहिए। इसके पहले जब भी पैसा डाला हम लोगों ने मार्केट के अंदर, तब बहुत आसानी से मैनेज हो जाता था। बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि पैसा मैनेज होना बहुत मुश्किल होना लग गया। तो बार बार मांगना ठीक नहीं लगता है किसी को पैसा, और जब तक आप मार्केट के अंदर सीरियस अप्रोच लेकर नहीं आएंगे, मार्केट भी आपको कभी सीरियसली लेगा नहीं। अगर आप कैजुअली आओगे, कैजुअली ट्रेड करोगे, तो कैजुअली ही पैसा जाएगा,
कैजुअली पैसा कभी बनने वाला नहीं है। तो इमोशनली क्रैकडाउन होने से बचना है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर लीवरेज काम करके एक रात में हो सकता है कि आपके पैसे बन जाए, हो सकता है, बट ये कंसिस्टेंसी रहेगी, ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपका अगर अप्रोच प्रोफेशनल है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा कन्विंस्ड है वो चीज़ के लिए, तो आप सर्वाइव हो सकते हैं, एल्स नहीं। दूसरी बात यह है कि पहले इसको सट्टा समझता था लोग जो है। देखिए, आप अपने ही घर में की बात देखते हैं, दिस इज़ ऑथोराइज्ड गैम्बलिंग सेंटर, ये जुआ है, ये सट्टा है, इसके अंदर से कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। इस तरीके के डायलॉग्स हम लोगों को सुनने मिलते थे। हालांकि रिश्तेदार तो बहुत टांग खींचे हैं हम लोगों के, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया एक थोड़े समय के बाद में। वही लोग आज जब टीवी पे देखते हैं तो समझते हैं अरे हाँ, कुछ बना है जी, लाइफ में कुछ कर रहा है। ये मोटिवेशन होनी चाहिए अंदर भी, और सीरियस मोटिवेशन होनी चाहिए। मैं ये सीरियस, यही वर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगा कि सीरियस होना चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं होना है। मैंने ये एक कोटेशन सुनी थी, मतलब कहीं कि ट्रेडिंग कैन बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम बट ट्रेडिंग कैन नॉट बी योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। डू यू एग्री इस स्टेटमेंट से? अगर ये सवाल आप मेरे को मेरे ट्रेडिंग जर्नी में शुरू के 8 सालों में पूछा हुआ होता तो शायद मैं इसको रिलेवेंट समझता मेरे लिए, बट मैं आज बिल्कुल ये चीज़ को मानता नहीं हूँ। देखिए, एक सिंपल बात बोलिए, आप एक स्टार्टअप चलाते हो, इंडिया क्लान, चेज अल्फ़ा जो है, आप कितने बजे आते हो सर सुबह में? 9। और शाम में कितने बजे जाते हो? डिपेंड्स, जब काम। मान लो आप रात में 9 बजे जाते हो, आप 30-30, 40-40 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हो, 30-30, 40-40 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस घर पे जाते हो, 12 घंटे का टाइम देते हो, 1 घंटा ट्रैवलिंग जाने का, 1 घंटा आने का, मतलब फैमिली में आप लगभग 10 ही घंटा टाइम देते हो, जिसके अंदर 8 घंटा आप तो सोते तो होंगे। अगर आप एक बिज़नेस के लिए इतना सीरियस है, और दूसरे बिज़नेस में अगर मैं बोलूं कि आप है ना, रिलायंस के आपने 300 शेयर खरीद लिए, आप मेरे को 7.5 लाख रुपए का चेक निकाल के दे दो, आप निकाल के दे देते हो 7.5 लाख रुपए का चेक, या NEFT कर देते हो ब्रोकर के खाते में। उसके लिए क्या टाइम दे रहे हो? इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है पैसों के साथ में टाइम की, और वहाँ पे आप 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख का अमाउंट यूँ ही ट्रांसफर कर देते हो और आप टाइम नहीं देते हो, तो आप कौन से महीने में सीरियस हो इसमें? और इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट ये पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम ही है। अगर आपको दिल्ली में, मुंबई, पुणे या कोई मेट्रो के अंदर प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है जहाँ पे पैसा आसानी से बनता है, मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसके लिए, कितना पैसा लेके बैठना पड़ता है आप लोगों को? अगर 2-2, 5-5 करोड़ रुपया एक एक आदमी लेके बैठेगा, 8-10 लोगों की सिंडिकेट में काम करेगा, तब जाके 1-2 प्रॉपर्टी, अगर मान लो कभी वो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी निकलती है, फिर उसके लिए वेट करो, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोसेस से जाना पड़ता है, तब जाके आपको लगता है कि इसके अंदर 2 पैसा मिला है। लेकिन आपको 10 लाख, 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाकर एक वर्ड बहुत अच्छे से मतलब इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे को पैसिव इनकम चाहिए। वाई इट शुड बी अ पैसिव, वाई इट शुड नॉट बी अ मेन इनकम? अगर थोड़ा सीरियस हो, समय दे सकते हो, प्रोफेशनल की राय लीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, इन लोगों से सलाह मशवरा लीजिए। आपको पेन होता है, अगर मान लो कि आपका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा लिख के देता है आपको, वो दवा खा ही लेते हो ना आप? क्या गूगल करते हो पूरी दवा का कि ये दवा की कौन सा केमिकल, कौन सा ड्रग, क्या है? और लिखने वाला भी कोई ना कोई इंसान ही है वहाँ पे, डिज़ाइन करने वाला भी कोई ना कोई इंसान ही है, तो आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखते हो ना। वैसे आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र पे, रिसर्च एनालिस्ट पे ट्रस्ट रखिए,
और 20-25% का रिस्क समझ के ये बिज़नेस के अंदर काम करिए, डेफिनेटली पैसा मिलने का चांसेस है इसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकता मैं कि इसके अंदर पैसा मिलता ही है, लेकिन ये बात दावे के साथ ज़रूर कह सकता हूँ कि पैसे मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है इसमें। सेबी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, आपको मैं उसी में रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों, मतलब अगर किसी को रजिस्ट्रेशन चाहिए सेबी से, मतलब किसी बंदे को क्यों जाना चाहिए सेबी आ रही है, सेबी आया मतलब आ रही है बनने के लिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है प्रॉपर? प्रोसेस तो मैं समझा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अभी ये सवाल बहुत जन पूछते हैं। आपने पूछा, एक वैलिड है कि जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, पर अगर मैं थोड़ा सा सार्केज़म में जाऊँ कि कुशाग्र है वो गहलोती क्यों लगाता है, और अगर सिर्फ कुशाग्र है, कुशाग्र गहलोत नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए, पहचान ख़त्म हो जाएगी ना। सिंपल वे में है, अगर मैं रिसर्च का काम कर रहा हूँ, जो मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, और कोई अथॉरिटी मेरे को मॉनिटर करती है वहाँ पे, तो जो अथॉरिटी मॉनिटर कर रही है एनालिस्ट लोगों को या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स को, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी ट्रेडर्स लोग हैं, जो भी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, उनका एक ट्रस्ट आ जाता है पूरा। आप अगर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के इनकॉर्पोरेशन से अगर आप देखेंगे, तो कितने सारे लूपहोल्स थे, जो कि हर्षद मेहता का कांड हुआ, जो कि केतन पारिक का कांड हुआ, और कितने ही ऐसे कांड बीच बीच में होते रहे कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में इतना ज़्यादा समय लग गया। आज सेबी का नाम आता है, पहले नाम आता था सेबी का तो क्या ही हो जाता था, आज सेबी का नाम आ जाता है तो रिस्पेक्ट देखने का ऑटोमेटिकली कितना बढ़ जाता है। और किसी को लगता है ना कि सेबी बहुत आसानी से ये सारे सर्टिफिकेट्स अलॉट करती है, तो ये बहुत गलत बात है। एक मिथ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेबी भी बहुत ज़्यादा चौकन्नी है ये सारी चीज़ों के ऊपर। इसकी एक बाज़ाब्ता एग्ज़ाम्स होती है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके अंदर। वो प्रोसेस के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि बहुत छोटी मोटी बातों का ध्यान रख के एक एक पेपर्स, एक एक चीज़ें वो देखते हैं कि डबल ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर डबल ग्रेजुएशन नहीं है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो इसका कम से कम 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस है, उसकी लेजिटमेंट वैल्यू क्या है वो देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आप एक एक पेपर दोगे तो कुछ नया पेपर का रिक्वायरमेंट तब आ जाता है, एक पूरा सेट होता है। फिर उसके बाद में एक रेगुलर ऑडिट होते हैं इसमें, जो कि हम लोगों को सबमिट करने होते हैं वहाँ पे। रिसर्च एनालिस्ट के लिए कुछ एक दो कानून थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स के लिए और भी अलग कानून है। तो कुल मिला के आता वही है पूरा मामला, और एक अथॉरिटी है वहाँ पे जो हम लोगों को मॉनिटर कर रही है। अगर हम लोग कुछ गलत वे में काम कर रहे हैं या किसी को जानबूझकर फ़ायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कोई कंपनी को, तो वो बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं हम पे। और आज के तारीख के अंदर कोई भी, मतलब हम जैसे, जितना मैं सीरियस हूँ ये काम के लिए, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कभी इस तरीके के काम, जब सीधे काम से ही इतना अच्छा रेपुटेशन भी मिल रहा है और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो ये काम हम लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और ये सेबी रजिस्टर्ड होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। नहीं तो टेलीग्राम पे तो आप आए दिन देखते हो कि एक नया चैनल खुल जाता है, बॉट्स ऐड हो जाते हैं, 5,000 10,000 तो 2 ही दिन में उनके और जो हम जैसे लोग हैं वो अभी भी 800 1000 फॉलोअर लेके बैठे हुए हैं। तो सिंपल है चीज़, काम करना है तो बेहद सुकून से, और कानून अपने हिसाब से काम करेगा, तो उसको हम लोगों को थोड़ा हेल्प करना चाहिए वहाँ पे। तो सभी ट्रैक कैसे करता है कि कोई भी अगर आ रहे हैं क्या कर रहा है, या फिर ऐसे जो आपने बोला कि किसी कंपनी को फायदा दिलाना चाह रहा है, वो सभी कैसे ट्रैक करता है कि क्या ऑडिट में उनके दिख जाता है, या फिर वो समझ में आ ही जाता है ना उनको ऑडिट के अंदर।
और कोई कंपनी के अंदर पर्टिकुलर ही एनालिस्ट एक ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जिसके अंदर वॉल्यूम कम है, क्या जिसके कंपनी के कोई पोर्टफोलियोज इतने ज़्यादा ठीक नहीं हैं, या जो बोलते हैं कि अचानक से एक कार्टरल क्रिएट किया जाता है उसके अंदर, ये पहले चीज़ें होती थी। मुझे नहीं लगता है कि आज के तारीख में कोई ऐसी चीज़ें भी होती है, और होती होगी और तो सेबी की आंखों में नहीं आती है, तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। आज बहुत स्ट्रीमलाइन काम है। देखिए पहले लिमिट का जो इशू था कि अगर आप लाख रुपए दे रहे हो तो 6 लाख 8 लाख रुपए का आपको लिमिट इजी गोइंग में मिलता था। आपका अमाउंट अगर 80% कम हो रहा है तो वहाँ तक आपको लिमिट मिलता था। आज कितनी चीज़ें चेंज हो गई है कि जितना पैसा आपका अकाउंट में जमा है, पिछले 15-20 दिन पहले का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो कैश के लिए अलग पैसा देना है, एमसीएक्स के लिए अलग पैसा देना है, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए अलग पैसा देना है, एनसीडीएक्स के लिए एक अलग ही पैसा देना है। और अगर मान लो 5 लाख रुपए आपके कैश के अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपको कमोडिटीज़ में काम करना है, अगर 3.5 के बाद में अगर आप बोलते हो कि पैसा कमोडिटी में शिफ्ट करो, तो वो पैसा क्लियरिंग हाउसेस जो है वो एटलीस्ट 15 मिनट तो लेती। 3.5 के बाद में मार्केट ख़त्म होने के बाद में कहाँ से क्लियरिंग हाउस देने वाली है। तो लोगों को ये चीज़ पक्की समझ में आ गई कि अपने को जिसके अंदर काम करना है उसी के अंदर पैसा रखो। लीवरेज मिल रहा है इसलिए कुछ भी काम है। तो फिर ये सेबी ऐसे रूल्स लेके आई है जिनको सबको मानना तो ज़रूरी है। आप बहुत चिल्लाए लोगों ने, बिजनेस नहीं होगा ये। मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी वॉल्यूम की कमी आई है। शुरू का 2 दिन 3 दिन ऐसा लगता था कि बाइंग सेलिंग के रेट्स में 10-10 रुपए का गैप हो जाएगा। ऐसा तो हुआ ही नहीं। एफआईज, डीआईज, ये इनका तो काम चल ही रहा है। इवन आप देखो एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, रिटेलर्स भी बहुत फुल्ली पैशन से काम कर रहे हैं। आप यकीन मानेंगे अक्टूबर के अंदर एसआईपी कितना हिट की है इंडियन मार्केट के अंदर? 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। मतलब क्या स्केल में काम हो रहा है। सेबी माई बाप है। सेबी है इसलिए इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड है, ट्रेडर प्रोटेक्टेड है। आप किसको प्रेफर करो? मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे, आप किसको प्रेफर करोगे? अगर एज अ रिटेलर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैं कंपेयर करूं एज नॉन सेबी वाले और सेबी वाले में, ये होता है कि किसी भी बंदे कोई भी अगर मार्केट में आ रहा हो देखता है कि सेबी या नॉन सेबी है, तो देखते हैं कि सेबी वाले के रेट्स या फिर जो एडवाइजरी चार्जेस होते हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं, किसी के पॉकेट से ज़्यादा होता है। तो वो कोई बंदा कहता है, कोई ट्विटर पे कोई बंदा मिल रहा है, मैं उस पर जाकर उससे बात कर लेता हूँ, क्या वो मुझे बता दे कुछ। वो लेता है 500,000 रुपये। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं सर वो अब ये 500,000 की जो बात हो रही है वो अगर हम लोगों की लैंग्वेज में अगर देखा जाए वो अंडर टेबल है। उसको तो राइट है नहीं कि वो तो मैंने फ़ीस चार्ज करी है, ये तो हो नहीं सकता। चलो मेरा एक सेम सवाल आपके एब्डोमिनल से लेकर था। मेरा एक सेम सवाल कि आपका पेट दुख रहा है और आपका ऑपरेशन करने की नौबत आ गई है, बंगाली बाबा से ऑपरेशन कराओगे या सर्जन से कराओगे? ऑफ कोर्स सर्जन से ही करवाओगे आप ऑपरेशन। हाँ, बंगाली बाबा से थोड़ी करवाओगे। हम लोग जो है हम सर्जन है सर, और जो अनसॉलिसिटेड है वो बंगाली बाबा है ये फील्ड के। ये वाली चीज समझाना किसी भी कोई नया आ रहा है ट्रेड करने, कोई ट्रेडर आ रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है उसको समझाना कि क्या बेनिफिट्स हैं। समझाने से ज़्यादा ट्रेडर खुद समझना चाहिए कि ये चीज़ मुझे समझनी है और थरोली जाना है इसके अंदर मेरे को। आज हाउसवाइफ्स है जो काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं जो 18 ईयर्स जिनका क्रॉस हो चुका है। आज मेरे घर में मेरा भतीजा है जो अभी 31 अक्टूबर को, परसों, जिसने 18 साल पूरे किए, तो उसके दादा ने उसको 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया कि भाई ये तेरे अकाउंट में रहने दे। तो वो मेरे पास में आता है, चाचू मेरे को इन्वेस्ट करना है, ये मेरे को ऑप्शन करना है इसके अंदर काम। तो मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ। हम लोगों को 400-500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी जब हम 12th में थे। आज उनके दादा मतलब मेरे फादर उनको 1 लाख रुपए जब देते हैं कि जो तेरे को करना है कर, तो वो भी इतने होशियार है कि वो उसको मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं।
2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना सोच रहे हैं। ये थॉट हम लोगों की कभी नहीं थी। तो ये चीज़ें बढ़ेगी, हम लोगों की रिस्पेक्ट इवेंचुअली बढ़ेगी। आप लोग हमको बुला रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों की रिस्पेक्ट है तभी बुला रहे हैं। नहीं मतलब एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए है ना कि फ़ायदा लेने वाले लोग किसी का किसी भी तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन जो एक दायरे में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके जाएगा उसको लाइफ में थोड़ा सा पेन कम होगा औरों के मुकाबले। ये बात तो फॉर श्योर है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपने 2008 का फॉल देखा है, आपने 2020 का क्रैश देखा, दोनों फॉल्स में दोनों क्रैशेस में आपको मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ था? देखिए 2008-9 का जो फॉल था मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक एक दिन याद है। वो कई 4-5 साल तक ऐसा होता था कि कभी फ्राइडे को क्रैश हुआ ना मार्केट तो ब्लैक फ्राइडे की न्यूज़ ही आती थी दूसरे दिन कि ब्लैक फ्राइडे, काला शुक्रवार, काला शुक्रवार, मराठी में काला शुक्रवार बोलते हैं उसको। तो ये पी नोट्स के लिए हुआ था। पी नोट्स जो एफआईज जो काम करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे हम लोगों को डीमैट अकाउंट खोलना होता है वैसे उनको वो टाइम पे पी नोट्स वाले अकाउंट्स ओपन करने होते थे और उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस चिदम्बरम साहब ने लेके आया था उसके ऊपर। और ये एक ओवरनाइट डिसीजन था। अब मैं इसको एक चीज़ को थोड़ा सा मैं रिलेवेंस देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझेगा। आपको याद है अब अभी जो IRCTC का एक छोटा सा कांड हुआ था बीच में कि ओवरनाइट तो उसके अंदर जो एक न्यूज़ फ्लैश हुआ और सुचिता दलाल ने भी उसके ऊपर काफ़ी ट्विटर पे उसके ऊपर ये हुआ। हालांकि उसके अंदर सिर्फ IRCTC की बात ऐसी चल रही थी कि जो कमीशनिंग थी वो कमीशनिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कम कर देंगे, जिसके अंदर अगर फंडामेंटली देखा जाए तो 100-150 करोड़ के ऊपर का कोई सीन नहीं हो सकता था उसके अंदर, या बहुत बड़ा घाटा उससे ज़्यादा घाटा नहीं हो सकता था। लेकिन स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से IRCTC में से पैसा निकला वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा निकल गया। तो सेम सिनारियो में तब वो पी नोट्स के लिए ओवरनाइट डिसीजन लिया गया हुआ था। अब वो डिसीजन क्यों लिया गया था, किस बेसिस पे लिया गया हुआ था, वो ओवरनाइट ही क्यों लिया, उसको पहले डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया, मार्केट ख़त्म होने के बाद में ही क्यों आया, दूसरे दिन फिर वो 10% का सर्किट लगा। मेरे को अच्छे से याद है कि वो टाइम पे मार्केट 9:55 पे खुलता था और 3:45 पर 55 पर ये मार्केट ख़त्म हो जाता था, जो प्री क्लोजिंग 3:45 को होती थी उसकी। तो विदिन 5 मिनट्स पहला सर्किट लग गया उसको, दूसरा सर्किट लग गया, मार्केट ख़त्म हो गया, बंद हो गया पूरे दिन के लिए। ट्रेडिंग वॉज हॉल्टेड फॉर अ डे। तब निफ्टी क्या थी, आपका सेंसेक्स क्या था, सेंसेक्स तो अपने आज की निफ्टी से आधा था तभी। तो ये चीज़ें बहुत नज़दीक से हम लोगों ने एक्सपीरियंस की। तब तो कुछ समझता ही नहीं था। आज जाके तब पीछे जाके हम लोग देखते हैं तब समझ में आता है कि क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं लोग। बट क्या 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश था यूएस का, उससे फर्क नहीं पड़ा? अभी है ना एक चीज़ हम लोगों को समझनी जरूरी थी कि ये रिसेशन है। आज भी बात रिसेशन की चलती है। अब ये बॉन्ड यील्ड से बैंक को क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। S&P जब टूटता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और मैं एकदम लेमन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर टेक्निकली मार्केट उसकी रिसेंट हाई से अगर 20 to 25% अगर करेक्ट होता है तो मार्केट इज़ इन मोड ऑफ रिसेशन। आज इंडियन मार्केट के अंदर और यूरोपियन मार्केट के अंदर या कहीं पे भी रिसेशन से ज़्यादा जो डर है वो क्राइसिस का है। लेकिन वो क्या है कि ये रिसेशन, ये इंग्लिश वर्ड ऐसा आ गया है कि इसकी एक दहशत हो गई है लोगों में। और रिसेशन तो आया ही नहीं, ना टेक्निकली आया। 29,700 800 के करीब करीब जब डाउ ट्रेड कर रहा था
तब कितने लोग बोल रहे थे बस, और अगर 300-400 पॉइंट टूटता है और सस्टेन हो जाता है तो रिसेशन की तो घंटी बज ही गई, ये हो गई वो हो गई। वहाँ से किस तरीके से उसने यू टर्न ले लिया उसने और वी शेप रिकवरी दी। आज तो कोई बात ही नहीं करता है कि 14,000 15,000 आएगा। आज तो हम लोग नए हाई की बात कर रहे हैं इंट्राडे में। 18,650 की लेवल अगर क्रॉस कर देगा तो मैं 20,500 हम ही लोग बोलते हैं वो भी। तो हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, लगता है कि वो टाइम पे लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस इज़ द ओनली गॉड इन द मार्केट। वो मेंटेन करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। जैसे आप कोई शॉप खोलते हो 30%, 40%, 50% का जो मुनाफा लगा के काम करते हो, वैसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना रहे हो तो उसका टैक्स पे करो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको इतनी प्रिविलेजेस दे रहे हैं, इतने सारे आपको सारी चीज़ें दे ही रही है ना। गवर्नमेंट आपको कहाँ पे कम हो रही है? अगर आपको सुविधाएं दे रही है तो उनका टैक्स तो भरना पड़ेगा। पहले होता था कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रुक रहा हूँ, 10% ही लगेगा। अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। आपको टैक्स बचाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में वापस पैसा लगा दो, आपको टैक्स बचाना है आप इंश्योरेंस में पैसा लगा दो, कोई भी एसेट क्लास में पैसा लगा दो आप, जहाँ पे आपको टैक्स बच सकता है। और जहाँ पे भरने की नौबत आ गई है तो भरना चाहिए। आज वो डिजिटल इंडिया के नाम के नीचे कितना सारा पैसा लोगों का कितना बड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है उसमें। तो अब ये चीज़ें छोड़ दो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये होने वाला है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में भी पैसा मिल रहा है आपको और टैक्स भरने की नौबत आके भी अगर पैसा बच रहा है अपने को जितना चाहिए, कोई भी एक परसेंटेज आप डिफाइन कर लो ना आपके कि ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है तो मेरे को इतना पैसा देना है, ये स्टडी अपनी होनी चाहिए। तो ये बिज़नेस हो गया। अगर आप उसके लिए समय दे रहे हो, उसके लिए कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो उसके किसी के, या किसी को फॉलो कर रहे हो जो कि लेजिटमेंट है, जिसकी कोई आइडेंटिटी है वहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर पैसा जाता भी है ऐसी जगह में तो आपको बेस पता है कि मेरा पैसा क्यों गया। आप ऐसे अंधेरे में हो नहीं कि हाँ भाई मेरा पैसा गया, क्यों गया पता ही नहीं है। हाँ ये लॉजिकल है, ये रीज़न है, इसके कारण यार आई कैन बाउंस बैक। इस टाइम में जैसे अभी भी लोग हमसे पूछते हैं, टेक्निक पे आते हैं, बोलते हैं कि लोगों से कि मतलब हमें मल्टीप्लाई की बात क्या आपके पास भी लोग आते हैं या फिर आपने कभी जब आप स्टार्ट कर थे ये सोचा है कि मैं भी मल्टीप्लाई ढूंढता हूँ, मुझे भी राधा कृष्ण कमानी है, राधा कृष्ण 10x 100x कमाने की स्टॉक से? मुझे एक बात बताइए, कौन नहीं चाहिए, लेकिन आज का सीन है क्या वैसे? ये दोनों चीजें एक जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे से आपस में मेल नहीं खाती। आज वो टाइम है नहीं, ये तो मैं फर्म नहीं मानता। अगर कोई स्टॉक अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दे रहा है ना तो बहुत फास्ट कदम में आ जाएगा। इवन मैं जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो एक टेक्निकल वर्ड है कि कंडीशंस लगाते हैं कि अगर ये स्टॉक अगर 3% के ऊपर चला जाए तो मेरे को रडार में आना चाहिए। ये स्टॉक की मूवमेंट अगर स्विंग अगर 1.5% के ऊपर चला गया तो इसका जो अपडेट है वो मेरे स्क्रीन पे आना चाहिए। ये मैंने मेरे कुछ स्क्रीनर्स बनाए हैं जो मैं जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, जिसको कंडीशंस बोलते हैं कि कंडीशंस इसलिए कि मार्केट के अंदर कौन सा स्टॉक मेरे को बाय करने के लिए कब देना है, कब सेल करने के लिए देना है, ये सारी चीजें हैं। देखो टेक्निकली मल्टीबैगर बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटली दिस कैन बी डन, हो सकता है। मैं मेरा एक सिंपल लॉजिक बताऊं फंडामेंटल्स को कैसे देखना है। बीच में कोविड आया था, पूरी दुनिया ठप हो गई थी, खाने पीने के लाले पड़ गए थे सबके। मतलब एक क्लास था जो इलीट था, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई 1 साल नहीं 10 साल में अगर लॉकडाउन रहेगा तो वो क्लास को कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। और एक क्लास ऐसा था कि अगर वो आज काम करेंगे तभी शाम में खाना खा रहा है, तो उन लोगों की हालत बहुत खस्ता होगी। सेम सिनेरियो को मैंने एक अलग वे में देखा। बिजनेस को अगर देखना है, जो लोग जो कंपनीज
कोविड जैसे टाइम में एक्सपेंशन की बात कर रही थी। कोविड जैसे टाइम के अंदर जो नया पैसा लगा के ऑप्टिमिस्टिक थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद में जब मार्केट खुलना शुरू हो जाएगा तो हम लोगों को अच्छे दिन वापस देखने मिलेंगे। जिन लोगों ने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में अपने घर में पैसा रखा, अपनी कंपनी में पैसा रखा, वही लोग पैसा बना पाए। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करने की ये मेरी पहली थ्योरी है कि जो क्रिटिकल टाइम के अंदर एक्सपेंशन की बात करता है वो कंपनी बढ़िया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पी क्या चल रहे हैं, उसके पास में ऑर्डर्स कितने के बैक किए हुए हैं, एबिटा कितना है, ये सब चीजें ये थ्योरेटिकल है मेरे लिए। सिंपल वे से जाना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और कंपनी की ग्रोथ में डिविडेंड यील्ड का कितना है, अगर आईटीसी पिछले इतने सालों में अगर वो 150-200 रुपए से लेके 350 रुपए तक की आई है और फिर भी बोलते हैं कि अरे वो दुगना हो गया, उसका रीजन ये है कि उसकी डिविडेंड यील्ड इतनी बहुत ज़्यादा है। ये साल में 2 बार डिविडेंड दे दिया, हालांकि मेरे पास में एक भी शेयर नहीं है उसका, लेकिन बोलने के लिए तो है कि उसकी डिविडेंड यील्ड इतनी है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। इस मार्केट कंडीशन में अभी मार्केट 18,400 के आसपास चल रहा है, तो अगर किसी को कोई नया घुसा मार्केट में, कैसे अपने डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी वेल्थ को, कि ऑलरेडी लोग हैं जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो मार्केट में घुसना है, कैसे डाइवर्सिफाई करें? देखिए एक वर्ड आपने बहुत बढ़िया यूज किया था, वेल्थ। अब क्या होता है कि पैसा बनाना और वेल्थ बनाना ये 2 अलग चीज है। वेल्थ क्रिएट होती है और पैसा बनता है। अब अगर कोई स्टॉक ले लेते हो, मान लो कि IEX में आपने एक ऐसी भयंकर वाली मूव देखी कि जो आपने बहुत कम शेयरों में वैसी मूवमेंट देखी, जैसे IRCTC 5,000 बदल गया, जैसे IEX रोज सर्किट पे सर्किट लग रहे थे उसमें, और आज पोजीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि IRCTC को पूछ नहीं रहे हैं। हालांकि वो कंपनी जिस फॉर्मेट में काम कर रही है बहुत तगड़ी वाली चीज है, ये इसको मेरा रिकमेंडेशन समझनी चाहिए। जो साइलेंट वे में ESIP के जरिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे कंपनी में लगाना है, जैसे जो न्यू कमर्स है वो ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग का कुछ पार्ट खर्चा करो अगर आपको खर्चे के लिए ट्रेडिंग करनी है तो, और कुछ पार्ट जो है, कुछ जो हिस्सा है उसका वो इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए और वो सीरियस करिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगा, एक मिसाल के तौर पे बात बोल रहा हूँ कि हम लोगों को ना बिजनेस चलाने के लिए कभी 25-50 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती थी। कोई बैंक का काम है, ग्राहक हुआ नहीं है तो बैंक में पैसा भरना है, तो हम भाइयों से या फिर किसी दोस्त से हम लोगों ने पैसा अगर ले लिया, मान लो फ्राइडे के दिन पैसा ले लिया तो सैटरडे के दिन बैंक बंद रहती है, संडे के दिन बैंक बंद होती है। कोइंसिडेंटली अगर मान लो मंगलवार के दिन अगर कोई छुट्टी निकल गई, अगर लग के आती है वैसे छुट्टी, तो हम लोग बोल देते थे कि भाई पैसा नहीं है, 2 दिन रुक जा, 4 दिन रुक जा। आज के तरीके में वो सिचुएशन है, गूगल पे वाली बात हो गई है, जीपे वाली बात, मतलब फोन पे वाली बात हो गई है, पेटीएम वाली बात हो गई है, मतलब वो करना ही करना है। डिजिटल इंडिया की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है। तो हम लोगों को अगर अप्रोच वाइज देखें तब तो बहुत कैजुअल था। आज अगर इस तरीके से अगर कोई बिहेव करेगा तो वो ऑड मैन हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा सिस्टम से। तो बहुत पंक्चुअल रहना जरूरी है। तो पंक्चुअल रहने के लिए सीरियस रहना। स्टॉक मार्केट ये ना लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है, इट इज ए डबल एज सॉर्ड। अगर इसको अगर ढंग से चलाना अगर नहीं आया ना तो ये कहीं से भी लगी ना तो खून ही निकालना। तो बेटर वे है कि थोड़ा सा ढंग से जाए इसमें और काम अच्छे से करें, वेल्थ भी क्रिएट होगी और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बूस्ट होगा ना तो उस हिसाब से अपना लेवरेज भी आहिस्ते 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 बढ़ जाता है उसका। लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप इंडिया के अंदर हैं, आप लिस्टेड हैं, तो हाउ कैन यू हेल्प जो पीपल, मतलब जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं इंडिया के थ्रू,
हाउ कैन यू हेल्प उनको थोड़ा बेटर फाइनेंस करने या फिर थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाने? बहुत बढ़िया सवाल है ये तो। देखिए तुषार, कि मैं जो समझता हूँ, अगर मैं आपके बोर्ड पे हूँ, ऑन बोर्ड हूँ, और मैं इंडिपेंडेंटली आपके बोर्ड वाले पंकज को देख रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी एक्सपर्टीज किस है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स लेके बैठना है और भूल जाना है, तो वो रिकमेंडेशन में आप 2, 3, 4, 5 रिकमेंडेशन में आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप जितना पैसा लगाना चाह रहे हो वो। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज में, आप स्ट्रगल ले लीजिए, रेशोज ले लीजिए, कॉन्डोर की कोई स्ट्रेटेजी ले लीजिए, या नेकेड प्लेन वैनिला का कुछ काम करना है, तो थोड़ा सा रिस्क वाली चीजें जरूर है, लेकिन रिस्क नहीं तो कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क लेके काम करना पड़ेगा, तो इश्क होना चाहिए मार्केट के साथ में, वो भी हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर आप लोगों ने काम करना चाहिए। अगर मैं हार्डकोर ट्रेडर हूँ, मैं हार्डकोर स्कैल्पिंग करता हूँ, अगर मैं हार्डकोर स्विंग के ट्रेड्स लेता हूँ और इंट्राडे के अंदर काफी अच्छा खासा मैं अगर मोमेंटम में दे सकता हूँ, तो ये 4 चीजों में अपने सर पूछ सकते हैं। ऑप्शंस में आज क्या है कि बहुत गर्दी ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन से आप काम शुरू कर सकते हैं जिसका कैपिटल 50,000 1 लाख रुपए के आसपास है, उस तरीके से आ सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मुझे सीखना है पर्सनली, तो उनके लिए अपने एजुकेशन का प्रोग्राम है जो आपके चैनल के ऊपर दिया हुआ है। मेंटरशिप के प्रोग्राम्स हैं, तो मैं मेंटरशिप शुरू कर रहा हूँ, मतलब लाइव मेंटरशिप रहेगी मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट सुबह 10 से 11 और फिर दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे तक। इस तरीके से 2 घंटे दिन के प्योर ऑनलाइन मेंटरशिप के हम लोग प्रोग्राम्स ले रहे हैं। अगर आपके साथ में अगर उस तरीके का कोई कोलैबोरेशन अगर बनता है तो उस तरीके से भी जाना पसंद करेंगे। तो स्ट्रेंथ पे काम करिए किसी के लिए, तो ही पैसा मिल सकता है। और किसी की स्ट्रेंथ पे काम करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, वो हिसाब से जो काम करिए ना, तो एक तो क्या है कि फिर वो विन विन सिचुएशन वाली चीजें हो जाएगी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ जाके पंकज सर को वहाँ पे इंडिया के अंदर जाइए, पंकज सर को सर्च करके। और मैं साथ ही बताना चाहता हूँ एक अनाउंसमेंट कि हम एक नया मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं अपने इंडिया प्लान ऐप पे, जिसका नाम है कम्युनिटीज लाइव। कम्युनिटीज लाइव में आप डायरेक्टली अपने फेवरेट ट्रेडर या फिर किसी भी ट्रेडर, जो भी आप ट्रेडर हो या फिर इंश्योरेंस में, टैक्सेशन, फाइनेंस के वर्ल्ड में कोई भी लोग हो, आप आके उनकी लाइव स्ट्रीम देखिए, उनकी लाइव लाइव उनसे बात करिए, उनसे इंटरेक्ट करिए। साथ ही साथ हमारे पास नया मॉड्यूल आएगा जिसमें लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आ गई इंडिया प्लान पे, आप प्लीज गो चेक आउट इंडिया प्लान। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर आने के लिए। थैंक्स अ लॉट।